कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को एक बार पुनः जैसा कि जानते हैं कि कक्षा के आखिर में हम लोग बिहार विशेष को देखना चाहते हैं और बिहार विशेष में आज हम लोग बिहार के झील और गर्म कुंड की चर्चा गाहे बगाहे मैं करता रहता हूं। उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। बहुत लंबी कक्षा नहीं है, लेकिन सुनिए ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि बिहार बिहार शब्द से बना है। बिहार बिहार शब्द से बना है। बिहार का मतलब होता है मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क का हाउस। बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उनके हाउस को हम लोग बिहार कहते हैं। संख्या भी अधिक थी, बिहार शरीफ के आसपास बसे भी। इसके कारण हम उस शब्द के लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि फिर उसे बिहार कहते। तब कहीं ना कहीं वो बुद्धिस्ट मॉन्क से संबंधित था। तब कहते नासरी में बिहार शब्द का पहली बार उपयोग किए गए। और कला के ही एक कवि थे, मैथिल कवि, जिनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं, विद्यापति ने अपनी रचनाएं जो पदवा जो उनकी एक रचना थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कृतिलता। विद्यापति ने कृतिलता में भी बिहार शब्द का उल्लेख किया। कालांतर में आपको याद करवा दूं कि बिहार को बंगाल सूबे का एक भाग, बंगाल का ही एक नवाब था जिसका नाम था सुजेउद्दीन। उस सुजेउद्दीन ने बिहार को बंगाल का हिस्सा बना दिया और कालांतर में हम लोगों को काफ़ी संघर्ष करने पड़े। और फिर इसी कड़ी में आपको यह भी याद होगा कि बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र के संपादक महेश नारायण ने बिहार टाइम्स के माध्यम से बिहार को अलग राज्य बनाने की बात होने लगी, प्रांत बनाने की बात होने लगी, बंगाल से अलग करने की बात होने लगी। और आपको यह भी ध्यान में रखना, बिहार टाइम्स के संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर इत्यादि। ये सब काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनको याद रखना आप। इसी क्रम में बिहार का पृथककरण आंदोलन 1894 में जब पहली बार ये बात उठी, उसी के बाद शुरू हो गया। 1906 में आप लोग को इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ पटना में। ये इसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद की बढ़ती भूमिका थी। और फिर 1908 में बिहारी प्रादेशिक सम्मेलन हुआ। 2006 के बाद 2008 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में इस अधिवेशन में फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग करने का एक प्रस्ताव भी दिया, जो सर्वसम्मति से उसको स्वीकार भी किया गया। 1908 में बिहार में पुनः प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ। हसन इमाम उसके पहले अध्यक्ष चुने गए, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट में। दूसरा सम्मेलन भी हुआ भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला पटना में और दूसरा भागलपुर में हुआ, जो याद रखना चाहेंगे। 1911 में याद है ही कि मोहम्मद अली और सच्चिदानंद सिन्हा ने केंद्रीय विधान परिषद में एक प्रस्ताव दिया कि बिहार को अब बंगाल से अलग करने का समय आ गया है और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। संजोग बस 12 दिसंबर 1911 को एक दिल्ली दरबार का गठन हुआ और लॉर्ड हार्डिंग ने बिहार और उड़ीसा को दोनों को बंगाल से अलग कर दिया। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य था। और इसीलिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि 22 मार्च 1912 को बिहार आधिकारिक रूप से अलग हो गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन कर लिया गया, जिसकी राजधानी पटना थी। और कालांतर में पटना हाईकोर्ट 1916 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में बनाए गए। ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथक बिहार के निर्माण में जो नेतृत्वकर्ता के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण है, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। और इसी क्रम में जब बिहार प्रांत का गठन हुआ तो पहले गवर्नर के रूप में SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहले जो उपराज्यपाल बनाए गए वो चार्ल्स स्टुअर्ट बैली को बनाए गए। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। पटना राजधानी ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पटना प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी के समय में भी बनाए गए थे। पटना पहले पोलीबुथरा के रूप में था, पाटलिपुत्र के रूप में था। उड्डयन से लेकर और मेगासी तक के इतिहास को आप लोगों ने देखा है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इस बिहार को भी उड़ीसा से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को
ये दोनों अलग अलग राज्य के रूप में काम करने लगे। कालांतर में 1956 में पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ हिस्से को बंगाल को दे दिया गया और इस तरह से फिर कालांतर में 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड एक पृथक राज्य बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे बना और उसके बाद फिर से बिहार का कोई विभाजन नहीं है। वर्तमान में बिहार में टोटल 38 जिले हैं और 9 कमिश्नरी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और इस तरह से बिहार 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के साथ आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.86% है, जनसंख्या की दृष्टि से 2.4 है और इसी क्रम में आपने यह देखा कि पॉपुलेशन के दृष्टि से यही देखिए 10 लाख 10 करोड़ 40 लाख 99,000 करीब इसकी जनसंख्या है और इस तरह से आज बिहार में वर्तमान स्वरूप है। हालांकि नई जनसंख्या होगी, जनगणना होगी तो 13 करोड़ के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये सारे संदर्भ आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी, हाँ 2.4 और 8.6, ठीक है कि नहीं, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। 2.8 और 8.6 ये दोनों संदर्भ को याद रखना चाहेंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जहां तक बात है वो भी बताई गई। 24 डिग्री से 27 डिग्री आपकी जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड आपका 83 से लेकर 88 डिग्री तक का है। और जब लैटिट्यूड की बात होती है तो नॉर्थ की बात होती है और देशांतर की जब बात होती है, लॉन्गिट्यूड की जब बात होती है तो ईस्ट की बात होती है। तो इस तरह से आपने देखा नेपाल के साथ जो हमारे जिले लगे हुए हैं, 7 जिले लगे हुए हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण काफी महत्वपूर्ण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। तो ये सब ऐसे जिले हैं जिसको याद रखिए। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले लगे हुए हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार लगे हुए हैं। फिर इसी तरह से झारखंड के साथ भी 8 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले हैं। मतलब कुल मिलाकर लब्बो लुआब यह है कि 22 जिले बिहार के किसी न किसी राज्य या किसी न किसी देश से लगे हुए हैं। देश के नाम पे तो एक ही है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग अपने मूल में आ जाए और मूल की कड़ी में ये तो बिहार का एक संक्षिप्त परिचय है जो पूर्व में लिखाया गया, फर्स्ट डे सेकेंड डे की कक्षा में ही संपूर्णता से लिखाया गया है। हम लोग बिहार के इस ताल या झील के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले देखे। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ककोलत को, नवादा में जो ककोलत है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, इसके कारण काफी महत्वपूर्ण है। या नागी नकटी झील जमुई में है, या भागलपुर में जगतपुरा झील है, या घोघा झील कटिहार में है, या कांवर झील जिसको फर्स्ट रामसर स्थल कहा गया बेगूसराय में, या सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर की झील है, या दरभंगा में कुशेश्वर स्थान की झील है। आपके कैमूर में तलहर का झील, काफी क्रिकेट झील, तलहर का झील काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रोहतास में धुआं कुंड और दुर्गावती, अभी कुछ देर पहले भी दुर्गावती जानकारी दी। तो ये जितने झील हैं इसको आपको एक बिहार का ये मैप है और इस मैप में जो पश्चिम चंपारण से इसको आप बराबर देखने का कोशिश कीजिएगा। अब इस पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो लिखिए। बिहार में कई महत्वपूर्ण झील हैं, कई महत्वपूर्ण झील हैं, कई महत्वपूर्ण झील हैं, जैसे कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। दूसरा कांवर झील बेगूसराय, जो विश्व और एशिया का ही, जो भारत और एशिया का ही सबसे बड़ा गोखुर झील है, सबसे बड़ा गोखुर झील है। एवं बिहार का पहला रामसर स्थल है, एवं बिहार का पहला रामसर स्थल है। 2020 में 2020 में 2020 में 2020 में इसे 35वां रामसर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया, 35वां रामसर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया। दूसरा झील है
सिमरी बख्तियारपुर में सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। दूसरा झील है सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन घोघा झील कटिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। घोघा झील कटिहार, घोघा झील कटिहार और ककोलत झील नवादा, और ककोलत झील नवादा, ककोलत झील नवादा, ककोलत झील नवादा, जगतपुरा भागलपुर, जगतपुरा झील भागलपुर, अजय झील कैमूर, अजय झील कैमूर, अजय, अजय लिखे ना, अजय। सारी बातें जब इसी में लिख दी जाएगी तो फिर मेरे लिए क्या बचे, मेरे लिए भी तो कुछ रहने दीजिए। अजय झील कैमूर, खड़गपुर झील मुंगेर, खड़गपुर झील मुंगेर, दुर्गावती रोहतास, दुर्गावती रोहतास, और मत्स्यगंधा सहरसा, और मत्स्यगंधा सहरसा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी झील को आप निश्चित तौर पर याद रखने का प्रयास करें। ठीक है, हर संभव स्थिति में झील, जलप्रपात, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ककोलत जलप्रपात या झील, ये हर संभव स्थिति में आप याद करके रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी क्रम में मैं आपके आर्द्र भूमि के क्षेत्र को भी देखना चाहूंगा, जिसको हम लोग रामसर स्थल कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस रामसर स्थल को भी हम लोग देख लें। यहाँ तो आप, ये मैप है ही आपके पास, झील देख ही लिए, झील के साथ साथ जलप्रपात भी देख ही लिए। एक नक्की नक्टी झील भी है जमुई में, तो दूसरा और तीसरा रामसर स्थल, ये भी लिख लो। नग्गी नक्टी झील, नागी नक्टी झील, जो जमुई में है, और बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर स्थल है, जो इसी वर्ष घोषित किए गए, इसी वर्ष घोषित किए गए, इसी वर्ष घोषित किए गए। 81 और 82, बहुत अच्छा नीतीश, 81 और 82 इसी वर्ष घोषित किए गए हैं। इस कड़ी में बिहार में कई आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं, हालांकि इसके विकास के लिए रामसर संधि आगे बताएंगे, लिखेंगे। बिहार में कई क्षेत्र हैं जो आर्द्र भूमि के लिए विख्यात है, जैसे सहरसा में भगवा चौर, गोरा चौर, जैसे सहरसा में भगवा चौर, भगवा चौर, मिथिला के आप लोग हैं, भगवा चौर वगैरह तो समझते ही होंगे। गोरा चौर, एक पीरा चौर, रतनपुरा चौर, मुजफ्फरपुर में है ब्रह्मपुरा चौर, टाइल बहिरा, भुसरा और भुसरा। बेगूसराय में आर्द्र भूमि में कांवर झील, कांवर झील, और दरभंगा में कुशेसर, और दरभंगा में कुशेसर, कुशेसर। पश्चिम चंपारण में केसरिया, पश्चिम चंपारण में केसरिया। इस कड़ी में अभी कुछ देर पहले मैंने गोखुर झील, जिसको ऑक्सबो झील भी कहते हैं, ऑक्सबो झील भी कहते हैं, मैंने इस बात की जानकारी आपको दी थी कि हालांकि इसी ऑक्सबो झील को बिहार में चौर मन, ठीक है, नोट में लिख दो, बिहार में गोखुर झील को चौर मन, चौर मन, हारन, हारन इत्यादि के नाम से भी जानते हैं, इत्यादि के नाम से भी जानते हैं, इत्यादि के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे, अति महत्वपूर्ण है कि आर्द्रभूमि के विकास के लिए आर्द्रभूमि के विकास के लिए आर्द्रभूमि के विकास के लिए ईरान के रामसर शहर में रामसर शहर में 1971 में 1971 में एक समझौता जिसे 1975 में ग्लोबली लागू किया गया, जिसे 1975 में वैश्विक रूप से लागू किया गया, जिसे 1975 में वैश्विक रूप से लागू किया गया। भारत ने 1982 में रामसर समझौता पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, ध्यान रखें कि रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाए जाते हैं। ध्यान रखें कि बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। नीतीश जी अब धैर्य रखिए, जब मैं बताने निकल गया तो अब क्या दिक्कत है। ध्यान रखें कि रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाए जाते हैं और 2024 का सेंट्रल थीम और 2024 का आर्द्रभूमि दिवस का सेंट्रल थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग था। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग था। करेंट भी हो गया और ट्रेडिशनल भी हो गया, ठीक है कि नहीं। अब लिखिए, भारत में लगभग 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे 4.7% भूमि 4.7 भारत के जितने भी 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है उसका 4.7% आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, जो विश्व का 2.9% है। ठीक है, लिखते हैं कि सर ने गांडी उठा लिया है, युद्ध हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ बेटा, कैसे हो बेटा? हाँ बेटा, क्लास ले रहा हूँ। सो रहे थे क्या? बस तुरंत निकलते हैं तो करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, लव यू बेटा, टेक केयर। खाना खा लिए? ठीक है, रोशन जी ने ऐसा बात लिख दिया है कि कुछ तो, अब रोशन जी हालांकि बहुत अच्छा एफर्ट था, मैं कुछ ज्यादा जोड़ा नहीं हूँ रोशन जी, मैं तो सिर्फ 1-2 लाइन जोड़ा हूँ। 2 फरवरी उस पर छूटा हुआ था शायद, वो जोड़ दिया हूँ। 2024 का थीम वो जोड़ दिया हूँ, ठीक है कि नहीं। और तो सब आपका वही विश्व का 2.9 और जो भारत का स्थल है उसको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 4.7 करीब प्रतिशत है भारत के क्षेत्रफल का, वो आर्द्रभूमि क्षेत्रफल है, वो जोड़ दिया। ठीक है, कुछ और लिख देंगे। ध्यान में रखें कि हाल ही में भारत के रामसर स्थल 85
हालांकि ये 86 भी हो सकता है अभी परीक्षा तक, लेकिन 85, 83वां, 83rd, 83rd नंजा नारायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, नंजा नारायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। 84 है काजूबली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ऐसे भी ये पूछ सकता है, करेंट भी हो गया। और 85वां है मध्य प्रदेश का, 85वां है तवा, तवा जल जमाव क्षेत्र, तवा जल जमाव क्षेत्र, ठीक है, तवा जल जमाव क्षेत्र। अभी थोड़ी देर पहले बिहार का आपने लिख ही लिया। बार बार कोई लिख रहा है कि भारत का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र उड़ीसा, उड़ीसा चिल्का झील, तो लिख लो, हालांकि लिखा हुआ है, हमारा काम खत्म है लगभग। बिहार का ऐसे लिखेंगे, भारत का पहला रामसर स्थल, रामसर स्थल चिल्का और केवलादेव एक ही साथ बनाया गया। चिल्का उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान था। जबकि पूरे विश्व का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र कोबर्ग क्षेत्र, कोबर्ग क्षेत्र, कोबर्ग, पूरे विश्व का कोबर्ग है, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है कोबर्ग, कोबर्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। 1979 में इसको ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया 1979 में इसको जगह दी गई थी, ठीक है कि नहीं। यह विश्व का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र है कोबर्ग, देखिएगा काफी चर्चित है, ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से। और विशेष सारी बातें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेटलैंड सिटी के रूप में अभी जस्ट लास्ट में मैं कह ही रहा हूँ, उदयपुर को लिख देंगे, उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड सिटी घोषित किया गया। अभी किसी ने लिखा है कि सर रामसर कैस्पियन सागर में, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, बस। और विशेष सारी बातें हमारे रोशन जी और अन्य जी, जितने भी जी हैं, उन लोगों ने लिखा है। आशा करता हूं कि ये कक्षा छोटी सी है लेकिन अच्छी लगी होगी और बहुत हद तक तथ्यों का रिवीजन भी हुआ होगा और कुछ बातें समझ में भी कुछ विस्तार से भी आई होगी। हमारी अगली कक्षा, ऐसे भी मैं बिहार का जब लेता हूं तो थोड़ा सा विस्तार से ही देने का प्रयास करता हूं, ठीक है कि नहीं, काफ़ी यूजफुल रहेगी परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। अगले दिन हम लोग अन्य तथ्यों पे भी आपका ध्यान, हालांकि चलते समय, रुक जाइए, चलते समय बिहार का खनिज भी इसमें बना हुआ है और बिहार के खनिज के दृष्टि से हम PDF भेज देंगे। बिहार के खनिज के दृष्टि से चूना पत्थर, रोहतास जरूर याद रखिए, और अबरक नवादा, पाइराइट में एकाधिकार है रोहतास का, और सोना में, सोना का एकाधिकार काफी बड़े भंडार मिले हैं जमुई में, जो कई बार परीक्षा में रिपीट भी किए गए हैं। जबकि चीनी मिट्टी के दृष्टि से भागलपुर और बांका इंपॉर्टेंट है। साथ ही बॉक्साइट में, बॉक्साइट भी अल्युमिनियम का जो अयस्क है वो आपके मुंगेर में मिलते हैं, और अल्युमिनियम में भी क्षरण नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है। सोरा आपका बारूद वगैरह बनाने में इसकी बड़ी भूमिका है, और ब्रिटिश टाइम में भी सोरा मिलता था। बेगूसराय और समस्तीपुर इसके महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में है। आपके खनिज की कड़ी में हेमेटाइट, जो लौह अयस्क का भंडार है, बिहार में एक जगह है भागलपुर का चरणपुर, जहां इस तरह के जो अयस्क हैं उनके मिलने की संभावना है। पूरा अभी लिखी दिए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इसका उत्पादन आरंभ किया गया। ऑक्साइड अभी जस्ट पढ़े ही हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस तरह से आपने चीनी मिट्टी के क्षेत्र में भागलपुर बांका काफ़ी प्रसिद्ध है, और इस तरह से आपने बिहार के खनिज का भी एक ओवरऑल लुक लेने का प्रयास किया। मैं इस PPT को आप तक भेज देता हूं, जिसे आप देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
हम आज के इस वीडियो को भी एक आध दो बार परीक्षा के समय ही देख लीजिए, चूंकि बिहार के विकास की गाथा भी किए हैं, बिहार के आर्द्र भूमि के क्षेत्र के विषय में बताया है, झील के विषय में बताया है, रामसर के विषय में भी बताया है। मैंने कोई भी ऐसे एस्पेक्ट नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। चूंकि रात ज्यादा हो गई है तो मैं भी आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।